जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल लाइव लर्निंग पर। दोस्तों मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा आपका जीडी का एग्ज़ाम जो है, आपका जीडी का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो जनवरी 2023 में स्टार्ट होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको क्लासेस कराई जाने शुरू हो चुकी हैं। जीएस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो कि रोज़ सुबह 7 बजे आपको ये क्लास इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आप आज से ही प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करने लग जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपको जीएस में 20 में से 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 मार्क्स हम दिलाएंगे। ये मेरा आपसे वादा। अगर आप हर दिन हमारे साथ जुड़े रहें तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्लास। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने पूर्ण कराया था। ऑप्शन नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने, फिर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर ऑप्शन नंबर डी बलबन ने। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने पूर्ण कराया था, बताना है आपको। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। 1674 में, 1642 में, 1681 में, 1680 में। तो शिवाजी की मृत्यु से क्वेश्चन पूछा गया है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं, आपके जो एग्जाम में चारों सेक्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएंगे और जीएस से भी क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी यानी हिंदी और इंग्लिश में से एक में से आपको आएंगे, और मैथ और रीजनिंग में से भी 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40-40 नंबर के होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40-40 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको जीएस में हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, साइंस हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, स्टैटिक जीके हो गई। तो सभी पार्ट्स आपको करके जाना। तो शिवाजी की जब मृत्यु हुई थी वो सन 1680 में हुई थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। अगर आपसे राज्याभिषेक पूछा रहा है तो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1680 में। मराठा और केसरी पत्रिका का संबंध किससे है। महात्मा गांधी से, लाला लाजपत राय से, या फिर बाल गंगाधर तिलक से, या फिर बिपिन चंद्र पाल से है। तो मराठा और केसरी पत्रिका आपको बहुत फेमस पत्रिका है, आपको हर बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। तो ये थी बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। बाल गंगाधर तिलक की ये पत्रिका थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहा जाता है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसी का और एक नाम होता है, उसे कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। इसी को ही कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है, यानी किसे कहा जाता है। जब किसी काम में सीमित लोग लगे हों, या फिर जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे, फिर जब कोई काम एक ही व्यक्ति करता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है, अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। तो गाँव में ज़्यादातर गाँव में ये बेरोजगारी पाई जाती है। क्योंकि जो गाँव में पता चला 2 बीघा खेत है और गाँव में और घर में जो है 4 लोग हैं, नहीं आपके पापा और आपके चाचा और आपके बड़े वाले दादा, वो भी 4 लोग हैं, यानी 3 लोग हैं। तो और कोई काम नहीं करते, 2 बीघे खेती में वो 4 लोग ही करते हैं। अगर 2 बीघे खेती में अगर 1 लोग भी काम करे तब भी वो काम हो जाएगा, उतना ही पैदावार तभी होगा। तो इसी को कहते हैं एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा जब लोग लगे होते हैं उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। वो बेरोजगारी आपको दिखती नहीं, उसे कहते हैं जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। महंगाई के समय सरकार टैक्स कम कर देती है, महंगाई के समय सरकार टैक्स बढ़ा देती है। फिर ए और बी दोनों सही, फिर इनमें से कोई कथन नहीं सही। तो ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। आपको डेली प्रैक्टिस सेट लेना है सुबह 7 बजे का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो महंगाई के समय जो है सरकार टैक्स कम कर देती है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत बात है। महंगाई के समय सरकार टैक्स बढ़ा देती, बिल्कुल सही बात नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो महंगाई जब आती है तो सरकार जो है टैक्स उस समय बढ़ा देती है। तो नहीं, उस समय आपका जो कर है वो बढ़ा दिया जाता है सरकार की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12, 13, 14 फिर 16। तो प्रथम चरण में जो आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था। तो 1969 में हुआ था प्रथम चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो प्रथम चरण में जो हुआ था राष्ट्रीयकरण
यानी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था प्रथम चरण में वो था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। वर्तमान में अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पूछी जाए तो वो है 12, लेकिन अगर प्रथम चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो वो 14 थी। लेकिन वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तो वो 14 हैं। क्योंकि 14 क्यों हो गई? क्योंकि इस समय 2019 या फिर 20 में आपने देखा होगा कई बैंकों को मर्ज कर दिया गया था, तो एक ही तो बचेगी। तो इस प्रकार 12 बैंक के राष्ट्रीयकृत वर्तमान समय में है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण में हुआ। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइएगा। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उम्मीद है आप लोगों को राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। 22 होते हैं, 32 होते हैं, 39 या फिर 33 होते हैं। तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक होता है आपका जो वित्त मंत्री होती है, और राज्यों या फिर विधानसभा यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी वित्त मंत्री होते हैं वो सभी इसके जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं। और इसका जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में जीएसटी की जो है अध्यक्ष है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 से राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड, नीदरलैंड, फिर दक्षिण कोरिया, फिर दक्षिण कोरिया यहाँ पर लिख गया है, थोड़ा करेक्ट कर लेना है, या फिर इंग्लैंड से लिए गए हैं। तो आप बताना है कि जो आपका नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भाग 4 है आपका संविधान का भाग 4, वो कहाँ से लिए गए हैं? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, नहीं आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब की गई? पॉलिटी का क्वेश्चन बन गया है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, पहली बैठक तो आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन दूसरी बैठक यहाँ पर पूछा गया है। तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करते हैं तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तीसरी बैठक। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 17 का संबंध निम्न में से किससे है? उपाधियों का अंत से, फिर अपरसता का अंत से, फिर विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताना है अनुच्छेद 17, यानी जो आर्टिकल 17 है जो आपका बहुत फेमस आर्टिकल है, तो आपको पता होगा। इसी तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मेट क्वेश्चन आपको जीडी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्लास आपको नहीं छोड़ना है, अंत तक आपको क्लास को देखना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। आपको डेली क्लास मिल जाएगी चैनल पर। तो अनुच्छेद 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उपाधियों का अंत से, अप्रस्तुता का अंत से, फिर विधि के समाज से समानता, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर आपको जो उपाधियों का अंत है वो अनुच्छेद 18 से है, और अप्रस्तुता का अंत जो अनुच्छेद 17 से, यही बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। विधि के समझ समानता का अधिकार 14 अनुच्छेद 14 है, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से 28, यानी अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये बात आपको नोट करके लिख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, यानी उपाधियों का अंत अगर पूछा जाए अनुच्छेद 18 बताओगे, और अप्रस्तुता का अंत पूछा जाए तो आपको बताना है अनुच्छेद 17 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा, या फिर वर्तमान राष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को, या फिर नियंत्रक को, महालेखा परीक्षक को? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा बताना है आपको, सही जवाब बताना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देंगे वो वर्तमान राष्ट्रपति को देंगे, आपको प्रेसिडेंट साहब को जो है, डिप्टी प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट साहब को जो है देंगे अपना त्यागपत्र। तो ये बात आपको लिख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये बात हम बता रहे हैं आपको। राज्यपाल बनने के लिए कितने वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए? भारत में अगर राज्यपाल आपको बनना है तो कितने वर्ष की आयु आपको पूर्ण होनी चाहिए? 30 साल, 35 साल, फिर 25 साल, फिर 18 साल। तो ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, लेकिन है तो ईजी, लेकिन आपको फंसा सकता है क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका राइट आंसर खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, 35 साल आपको मिनिमम जो एज है आपकी 35 साल होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, या फिर कर्नाटका? तो
किस राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटका में भी है और पश्चिम बंगाल में नहीं है विधान परिषद। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो ये बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन 6 स्टेट में जो है, 6 स्टेट में जो है आपकी विधान परिषद है और बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 19%, 17.5%, फिर 12%, फिर 14.5%। हमने आपके जीएस के सभी टॉपिक्स ने आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और जियोग्राफी, साइंस के क्वेश्चन आज हम नहीं ले पाए हैं और करंट अफेयर 5 सेक्शन आज हम क्वेश्चन उठाए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन उठाए हैं और हम जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी लिए हैं और स्टैटिक जीके और जो है साइंस के क्वेश्चन कल से हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, तो वो भी आपको 20 क्वेश्चन में से ही दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 17.5%। भारत की जो कुल जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या से 17.5% है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आपको भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बताना है। इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, किबथु या फिर गुहार मोती। तो जिन लोगों ने अच्छे से अपने नोट्स बनाए होंगे तो उन लोगों को बहुत इस क्लास से बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत हेल्प हो रही होगी, उन्हें कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। आपको 1-2 क्लास लेना है, फिर आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगेगा इस क्लास से। तो बताना सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर आज मैप में देख लीजिए, तो ये है आपका नॉर्थ, यानी ये उत्तरी भाग है भारत का, और यहाँ पर आपका साउथ हो जाएगा, यहाँ पर ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये गुजरात है और यहाँ पर ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी ये वाला अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपका तमिलनाडु है। तो बताना है आपको सबसे पूर्व, यानी यहाँ पर जहाँ पर जो बिंदु पड़ता है वो उसका नाम बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर जो किबिथु बिंदु है जो वो आपका सबसे पूर्वी बिंदु है और इंदिरा काल से अगर कन्याकुमारी अगर पूछा जाए तो वह है सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो यानी कन्याकुमारी बताओगे, और इंदिरा कॉल अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए, यानी सबसे नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ बिंदु अगर पूछा, नॉर्थ पॉइंट, तो इंदिरा कॉल। गुहार मोती जो आपका सबसे पश्चिमी गुजरात में पड़ता है और किबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये बात आपको लिख लेना है कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर आज का 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक या फिर केरला। तो आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य जो है वो तटीय सीमा नहीं बनाता। तटीय सीमा किसे कहते हैं? जिसके तीनों ओर से समुद्र से घिरा जो भाग है हमारा उसे कहते हैं तटीय सीमा। कौन सा राज्य तटीय सीमा पर स्थित नहीं बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको अच्छे से जवाब देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तेलंगाना जो है आपका, ये जो आपका तेलंगाना आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ये नहीं है, लेकिन कर्नाटका भी है, आंध्र प्रदेश भी है और ऑप्शंस में कौन था? और ऑप्शंस में आंध्र प्रदेश और केरला भी है। यहाँ पर आपको केरला भी दिख रहा होगा। ये तो तीनों है, लेकिन तेलंगाना जो है आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना का लैंड बॉर्डर है अपना, तेलंगाना की तटीय सीमा नहीं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना की तटीय सीमा नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता होगा ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणियाँ हैं, वैसे तो 4 श्रेणियाँ हैं, 3 श्रेणियाँ मुख्य हैं। उन्हें कलेजा की एक ट्रिक होती है, कलेजा से भी आप याद रख सकती हो। का से होता है काराकोरम, ले से होता है लद्दाख और जय से होता है जास्कर। लेकिन महान हिमालय जो है वो हिमालय की सबसे, यानी हिमालय की चोटी है, लेकिन ना कि आपके ट्रांस हिमालय अलग है और हिमालय अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं, काराकोरम भी है, लद्दाख भी, जास्कर भी है। तो बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आज का 18 थे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक का जो अवार्ड मिला है वो किससे मिला है, यानी किससे दिया गया? सच्चिदानंद केआर को, फिर डेविड धवन को, फिर रंजरेव कपूर को, सत्यजीत रे को। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको बताना है सही जवाब। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का जो अवार्ड मिला है वो मिला है सच्चिदानंद केआर को मिला है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 100 पुलों का उद्घाटन किया? 100 पुलों का उद्घाटन किया है। ये आज के यानी 1-2 दिन का ही करंट अफेयर्स है, ये आपको सभी दिन का करंट अफेयर हम कराने वाले हैं। बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, भारत के, फिर नेपाल के। तो बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना जो पीएम है उन्होंने 100 पुलों का उद्घाटन किया है एक साथ ही। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी 100 पुलों का उद्घाटन उन्होंने ही किया है।
G20 के लोगों में किस फूल का चिन्ह है? कौन सा फूल जो है आपका पता होगा G20 की अध्यक्षता भारत में करेगा? दिसंबर 2023 में करेगा भारत, 2022 में करेगा। और इसका जो लोगो लॉन्च किया गया है उसका जो लोगो है उसमें किस फूल का चिन्ह है? तो आपको यहाँ पर फूल दिख रहा होगा कमल का, ये कमल का है, गुलाब का, सूरजमुखी है, फिर इनमें से कोई का नहीं। तो यहाँ पर देख रहा है एक कमल का फूल है। और इसका जो लोगो है इसमें लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। और यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उसको ध्यान रखना है, वन अर्थ, अब वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम यानी संसार है हमारा, परिवार है, परिवार के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कमल की तरफ से। तो ये है आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो आपके साथ डिस्कस किए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी लिख देना है, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपको डेली क्लास मिलेगी सुबह 7 बजे, ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, सबसे के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।